हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी इन दिनों बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी के द्वारा होमवर्क सीरीज स्टार्ट की गई है बिहार दरोगा के लिए। तो दोस्तों, अभी ये आज हम लोग डे 3 को देखने वाले हैं और डे 3 में जो क्वेश्चन बैंक में जो होमवर्क दे रखा है दोस्तों, वो पेज नंबर 62 से लेकर के 77 दिया गया है, ठीक है? तो हम आज इस वीडियो में सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको लास्ट तक देखना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों, कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है ना किस संविधान संशोधन से संबंधित है दोस्तों? ये 73वां संविधान संशोधन, ठीक है? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 से हुआ था। इसी के तहत जो पंचायती राज की व्यवस्था ये संविधान संशोधन से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, ठीक है? इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग जोड़ा था। कौन-सा? भाग नंबर 9 जोड़ा था। सम्मिलित किया था और इसे पंचायत नाम दिया गया था, ठीक है? तो पंचायत किस भाग में है? तो भाग 9 में है, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको पता है कि संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। तो जो हमारे पास 11वीं अनुसूची है दोस्तों, वो किसके तहत जोड़ी गई है? तो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम आया था 1992 में, इसी के तहत जो है 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ी गई है और इस सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय दोस्तों इसमें टोटल है, ठीक है? इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों का संबंध पंचायती राज से, कुछ समिति यहाँ पे दे रखे हैं, हम उसको देख लेते हैं। क्या है कि बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। जो बलवंत राय मेहता समिति है ना, इसकी मतलब स्थापना कब हुई थी? 1957 में बलवंत राय मेहता की स्थापना होती है। अगला हमारे पास है कि अशोक मेहता समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में अशोक मेहता समिति की स्थापना होती है। जीवीके राव समिति की बात करें अगर, तो 1985 में जीवीके राव समिति की स्थापना होती है। अगर बात करें दोस्तों एल एम सिंघवी समिति की, तो ये 1986 में एल एम सिंघवी समिति गठित होती है और थुंगन समिति 1988 में और गार्गिल समिति दोस्तों 1988 में ये सभी गठित होती है। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न जो है सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि पंचायती व्यवस्था संस्थाओं के संविधानीकरण के लिए सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। हालांकि यह पारित नहीं हो सका था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1992 में पारित हुआ था, ठीक है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 9 के क को जोड़ा, ठीक है? साथ ही 12वीं अनुसूची भी जोड़ा गया। देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन था ना दोस्तों, उसके तहत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था और 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? और इस प्रकार इस अधिनियम ने नगर पालिकाओं यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा यहाँ पे प्रदान कर दिया है। 12वीं शताब्दी में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं की उल्लेख है। देखिए, नगर पालिका में कितनी विषय वस्तु है? 18 विषय वस्तु है। किस अनुच्छेद में? 12वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। निम्नलिखित समितियों एवं आयोग का संबंध शहरी स्थानीय समाधान से है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए, स्थानीय वित्तीय जांच समिति 1949-51 की तहत बनी थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? पी.के. विठल थे। देखिए, करारोपण जांच आयोग जो है ना 1953-54 बना था। इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। ठीक है दोस्तों, आपको हम पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप देख लीजिएगा। पीडीएफ दोस्तों यदि आपको लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। कब होता है? 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है और इसी के तहत जो एक किसे हटाया गया था, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मौलिक अधिकार जो है ना, ये भाग 3 में है, ठीक है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार चर्चा की गई है और इसका अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक में ये मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है
और मौलिक अधिकार दोस्तों हम बात करें कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। ठीक है, देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को भाग कितना है 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार में रखा गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार क्या है प्रकार का विधिक अधिकार, किसमें है भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में इसे रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। पहले क्या था मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्न संशोधन किए गए थे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में निम्न संशोधन किए गए थे। पहला है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि वो मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया था कि वह मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या हो गया मानना जरूरी यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा दोस्तों इसमें हुआ था कि अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति राज्यपाल एवं प्रशासक की संस्तुति के उपलब्ध को समाप्त किया गया। किसमें 44वां संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। क्वेश्चन आपसे पूछे कि संविधान संशोधन के तहत जो है ना राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में पहले आंतरिक अशांति का प्रयोग होता था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसके बाद इसका नाम क्या सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला हुआ था कि राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है, यानी कि मौखिक रूप से नहीं कर सकता है, बाकी सिर्फ और सिर्फ लिखित तौर पर ही ये कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। आपको पता ही है अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता इत्यादि। यानी कि जो 20 और 21 है दोस्तों अनुच्छेद, एक ऐसा अनुच्छेद है जो आपातकाल के समय भी लागू रहता है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि बर्फ क्या होता है, तो बर्फ जैसे क्या होता है एक आणविक ठोस होता है। क्या होता है बर्फ जो है एक आणविक ठोस है। बर्फ दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है घटता है। जब भी हम दाब बढ़ाएंगे तो जो बर्फ है इसका गलनांक क्या होगा घट जाएगा। ठीक है, तथा आयतन क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटेगा, जैसे ही गलनांक घटेगा तो आयतन क्या होगा बढ़ जाएगा। बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है कम हो जाता है। जब भी हम बर्फ में क्या करते हैं अशुद्धि मिलाते हैं तो गलनांक क्या होता है दोस्तों, तो गलनांक जो होता है वो क्या होता है हमारे पास वो कम हो जाता है। बर्फ के गलन की गुरुत्व ऊष्मा का मान कितना होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, तो बर्फ जो होते हैं उनके गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम वहाँ पे हो जाता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे दोस्तों कि जब बर्फ पानी समुद्र में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी ऊपर रहता है, 1/10वां भाग क्या होता है पानी से ऊपर रहता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है बर्फ का यहाँ पे घनत्व होता है। जब किसी पानी भरे पात्र में बर्फ तैर रही होती है तब बर्फ के पिघल जाने पर पात्र में पानी का तल क्या होता है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जल का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है वो आयतन इसका बढ़ जाता है। जल का घनत्व जो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को कह रहा है कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे लॉर्ड हेस्टिंगस। कौन थे लॉर्ड हेस्टिंगस थे। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंगस थे। सर्वोच्चता के सिद्धांत से तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है। इसमें कहा गया है कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। लॉर्ड हेस्टिंगस की बात करें दोस्तों अगर, तो जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814-16 में तथा सुगौलिक संधि हुई थी 1816 में, तो यहाँ पे सुगौलिक संधि होती है कब होती है 1816 में सुगौलिक संधि होती है आंग्ल नेपाल युद्ध के तथा सुगौलिक संधि 1816 में। सुगौलिक संधि के बाद हेस्टिंगस को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंगस की उपाधि दी गई थी। तो सुगौलिक संधि के बाद जो है हेस्टिंगस को किसकी उपाधि दी गई थी, तो मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंगस की उपाधि दी गई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की दोस्तों बात करें 1817 और 19 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था 1817 से 19 के बीच में हुआ था तथा मराठा परिसंघ का इसमें कंपनी के साम्राज्य में इसमें विलय हो गया था।
हालांकि रेतवाई व्यवस्था 1820 में लागू हुआ था मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा। तो रेतवाई व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1820 में लागू हुआ था। मद्रास के गवर्नर कौन थे? टॉमस मुनरो द्वारा ये लागू हुआ था। महलवाई व्यवस्था की हम बात करें अगर, तो 1822 में हुआ था। यह हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? पंजाब में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरुआत किया गया था। 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में। तो टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में लागू हुआ था। कब? 1822 में लागू हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और इसे क्या बोलते हैं? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी इनको जानते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जो हुआ था दोस्तों जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य, उनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था। कैसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना होगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे हो जाएंगे। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय यहाँ पे लगा था। आपको ध्यान रखना होगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितनी बहस हुई थी, तो कुल 114 दिन क्या होती है इसमें प्रारूप पर, इसमें बहस होती है। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कितने भाग थे दोस्तों? तो कुल 22 भाग थे, 355 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। लेकिन वर्तमान दोस्तों अनुसूचियां कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां अभी वर्तमान में हो चुकी है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। पहला है संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो यंग इंडिया दोस्तों पुस्तक जो है ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी से संबंधित पत्र पत्रिकाएं पुस्तक है, जैसे कि यंग इंडिया हो गया, महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये आत्मकथा इनकी है, बायोग्राफी है महात्मा गांधी। एथिकल रिलीजन, एथिकल रिलीजन दोस्तों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एथिकल रिलीजन पुस्तक किसके लेखक है? तो महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड ये भी किसे है? महात्मा गांधी जी का है। पाथवे टू गॉड जो पुस्तक लेखक है वो कौन है? महात्मा गांधी जी है। आगे है कि महात्मा गांधी संबंधित संस्थाएं, जैसे कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। कहाँ हुई थी? ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फिनिक्स फॉर्म यानी कि फिनिक्स आश्रम की बात करते तो 1904 में स्थापना होती है महात्मा गांधी जी द्वारा, दक्षिण अफ्रीका में ही। टॉलस्टॉय फॉर्म दोस्तों कहाँ था? 1910 में। टॉलस्टॉय फॉर्म कब हुआ था? 1910 में हुआ था। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। फिर से रिपीट करते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1834 में हुई थी। नटाल का 94 सॉरी। फिनिक्स आश्रम 1904 में, टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 में और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में करी गई थी। अगला प्रश्न क्या है कि लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है? तो दोस्तों लघु पथन में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट इस समय परिपथ में क्या होता है आपको ध्यान रखना होगा। धारा का मान क्या होता है? यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए लघु पथन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है? यहाँ पे बढ़ जाता है। अतिभार मतलब क्या होता है? ओवरलोडिंग या लघु पथन से बचाव हेतु क्या करते हैं हम लोग? फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अच्छे फ्यूज दोस्तों क्या होते हैं? तार टीन से बने होते हैं। अच्छे फ्यूज का तार जो होता है किससे बना होता है? तो टीन से बना होता है, आपको ध्यान रखना होगा। सस्ता फ्यूज तार, शीशा एवं टीन के मिश्रधातु का बना होता है। जो सस्ता फ्यूज होता है वो शीशा और किसका और टीन के मिश्रधातु का बना होता है। इसका गलनांक क्या होता है दोस्तों? कम होता है। इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। और प्रतिरोध कितना होता है? ऊंचे होता है। विद्युत फ्यूज या सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम जोड़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विद्युत फ्यूज को हम किस क्रम में जोड़ते हैं? तो विद्युत फ्यूज को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी का उपयोग होने लगा है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा एमसीबी के बारे में, जैसे ही ज्यादा करंट आएगा ना अपने आप एमसीबी क्या होती है? गिर जाती है। तो उससे क्या होता है?
जितने भी उसमें लगे हुए होते हैं ना, जो सर्किट में लगे हुए होते हैं, उपकरण होते हैं, वो बच जाते हैं जलने से। अगला कह रहा है कि घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है, जिसकी आवृत्ति कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो घरों में दी जाने वाली विद्युत कितनी होती है, 220 वोल्ट की एसी करंट होती है। ठीक है दोस्तों, और उसकी जो आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था। तो जो महाबलीपुरम है, इसका जो सप्त रथ मंदिर है, इसको किसने बनवाया था दोस्तों, तो ये पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, पल्लवों के द्वारा महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि महाबलीपुरम का सप्त मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। किसने करवाया था, पल्लव शासक थे, उसका नाम क्या था, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ है। क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो रथ मंदिर है महाबलीपुरम का, इसमें छोटा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, तो वो द्रौपदी रथ है। कौन सा सबसे छोटा, कौन सा, द्रौपदी रथ है, जिसमें कई प्रकार के अलंकरण नहीं मिलता है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो वो था सिंह विष्णु। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे, तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, वो सिंह विष्णु हो जाएंगे, पल्लव वंश के संस्थापक। और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, कांची या कांचीपुरम हो जाएगी। ठीक है, तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, कांचीपुरम, और उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, सिंह विष्णु हो जाएंगे। किराता जुड़नियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, किराता जुड़नियम, इसके लेखक क्या है, भारवी। और भारवी किसके दरबार में रहते थे, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मतविलास प्रहसन की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। तो जो मतविलास प्रहसन है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है ना, कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि नोट, कांची के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। और दोस्तों लिखा है 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा 10 कुमार चरित्र है, इस पुस्तक का लेखक कौन है, दंडी है। तो दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो दंडी थे, लेखक थे, वो किसके दरबार में रहते थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में दंडी रहते थे। अगला सवाल कह रहा है कि किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो दोस्तों जो रियल मैंगो ऐप है ना, ये आरपीएफ द्वारा क्या प्रतिबंधित कर दिया गया है। रियल मैंगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन जो है रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा 1959 में किया गया था। कब, 1959 में किया गया था। और संसद ने आरपीएफ अधिनियम में 20 सितंबर 1985 को संशोधन कर आरपीएफ को संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया। अतः हर साल 20 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, आरपीएफ दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि आपसे कि आरपीएफ दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, तो 20 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग आरपीएफ दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। दोस्तों आप सबको पता है कितनी थी, 73% थी। कितनी, तो 73%। इसको एक्सैक्ट पार दोस्तों तो 74.04% थी। बाकी ऑप्शन अनुसार जो है हमको 73% लगाना होता है उस वक्त। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73% है। ऑप्शन के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार 74.04% यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे दे रखी है। देखिए भारत में की पुरुषों की साक्षरता दर की दोस्तों बात करें भारत में, तो 82.82.14% कौन है, पुरुष साक्षर है। ठीक है, अगर महिलाएं की बात करें तो 65.46% क्या है, महिलाएं क्या है यहाँ पे भारत में, वो साक्षर हैं। आगे बात करते हैं कि भारत का लिंगानुपात कितनी है दोस्तों, तो भारत का लिंगानुपात है 943 व्यक्ति। ठीक है, 943 यहाँ पे लिंगानुपात हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। कहाँ पे, तो बिहार में, सॉरी भारत में। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो भारत का शिशु लिंगानुपात कितना, 919 है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल 943 है, लेकिन शिशु लिंगानुपात की बात करें अगर 919 है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ना, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है भारत की जनसंख्या घनत्व है। और बिहार की दोस्तों बात करें, बिहार का साक्षरता दर कितना है, 61.8% क्या है बिहार का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष कितने हैं, तो 71.2% जो क्या है पुरुष साक्षर है। और महिलाएं कितनी है, 51.5% जो है वो महिलाएं यहाँ पे साक्षर हो जाएंगी।
और बिहार का लिंगानुपात दोस्तों कितना है, 918 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। और बिहार का शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 935 है। कितना, 935 है बिहार का शिशु लिंगानुपात। और बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश में प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश में पहले स्थान पर आता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंज किस राज्य में है। देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो मतदान केंद्र है वो कहाँ है, तासीगंज है। ठीक है, वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंज हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि किस विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया था दोस्तों, तो आपको बताना होगा 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया था। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार किस क्रम के दोस्तों, 25वें क्रम के। आपको बताया है वर्तमान जो हमारे पास राजीव कुमार जी हैं वो 25वें क्रम के यहाँ पे मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न को, कह रहा है कि वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी कौन है, HR श्रीनिवास है। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी, तो दोस्तों जो रानी दुर्गावती है दोस्तों ये कहाँ की थी, गोंडवाना की शासिका यहाँ पे हो जाएंगी। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बांदा के में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। ठीक है, रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का बहुत शौक था। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था, गढ़कटंगा यानी गोंडवाना के शासक दलपत शाह के साथ हुआ था। तो रानी दुर्गावती है, इसका विवाह किसके साथ हुआ था, दलपत शाह के साथ हुआ था। सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है और रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज की शासिका बन गई थी। इसका पुत्र का नाम क्या था, वीर नारायण था। अकबर के काल में गोंडवाना पर विजय अभियान आसफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ था, क्योंकि अकबर उसमें उज्बेकों के विद्रोह का सामना कर रहा था। 1564 ईस्वी में दुर्गावती को युद्ध में पराजित 1564 में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया। तो 1564 में जो है दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया। बाद में इस राज्य को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्रशाह को सौंप दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या रहेगी, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होती है, तो दोस्तों जो टाइफाइड रोग होता है क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है। देखिए, टाइफाइड रोग बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग निम्न है, जैसे कि देखिए कोड हो गया जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया जीवाणु से होता है, टेटनस भी कैसे जीवाणु से, प्लेग जीवाणु से, सिफिलिस जीवाणु से, हैजा जीवाणु से, निमोनिया जीवाणु से, ग्लोरिया जीवाणु से और क्षय रोग ये सभी किससे होते हैं दोस्तों, ये सभी सभी क्या होते हैं, आपके जीवाणु से होते हैं। विषाणु जनित रोग की हम बात करेंगे तो हेपेटाइटिस जो होता है वो विषाणु से होता है, खसरा विषाणु से होता है, हर्पिस विषाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। ठीक है, पोलियो तो क्या होता है, विषाणु से होता है, चेचक विषाणु से होता है, वायरस रेबीज विषाणु से होता है, डेंगू विषाणु से होता है और एड्स ये भी क्या होते हैं, आपके वायरस से होने वाले बीमारी है। कवक जनित रोग कौन कौन से, एथलीट फूट कवक से होते हैं, मधुरा फूट कवक से होते हैं, दाद कवक से होते हैं और खाज ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, कवक से होते हैं। कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस के यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। विटामिन कमी से होने वाले रोग देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी या जीरो थैलेसीमिया ये किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी1 कमी से क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन बी3 कमी से आप लग रहा होता है नियासिन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नियासिन भी कहते हैं। और बी11 दोस्तों क्या, बी11 से क्या होता है दोस्तों, तो आपके पास पेचिस और विटामिन डी से रेक्टिस बीमारी होती है और विटामिन के से क्या होता है, हीमोफीलिया रोग होता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक दोस्तों कौन हो जाएंगे, उदयन जो थे पाटलिपुत्र के क्या थे यहाँ पे संस्थापक हो जाएंगे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन हर्यक वंश का शासक था। क्वेश्चन पूछेगा कि उदयन किस वंश का था दोस्तों, तो उदयन जो था वो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। कौन सा, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। बिंबिसार का पुत्र दोस्तों क्या था, अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र क्या नाम क्या था, वो उदयन था।
जो 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पूर्व में राजधानी राजगिरी थी। तो उदयन ने जो था ना, कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन के द्वारा जो है पहली बार जो है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया था। इससे पहले कहाँ था राजधानी, तो वो राजगिरी में था। कहाँ पे था, राजगिरी में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया था। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता है, C12H12O11 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड। ग्लूकोज, और से ग्लूकोज पूछता है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज का हो जाएगा। सॉरी, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह मीठे फलों तथा शहद में भी पाया जाता है। गन्ना, शक्कर, सुक्रोज से भी प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज का अल्कोहल की उपस्थिति में तनु HCl या H2SO4 द्वारा जल अपघटन करने से ग्लूकोज की क्या होती है, यहाँ पे प्राप्ति हो जाती है। इस अभिक्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला से यहाँ पे जुड़े होते हैं। ग्लूकोज हर जीवित प्राणी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। सूक्ष्म जीवों से लेकर के बड़े स्तनधारी सभी जीव वायवीय अवायवीय किण्वन प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जीवों के लिए ग्लूकोज ऊर्जा का प्रमुख साधन होता है। ठीक है, मनुष्यों द्वारा खाए गए अन्न का प्रमुख हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होता है। पाचन क्रिया के दौरान अन्न का विघटन मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में होता है। तैयार सेकेराइड अधिकतम क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए कुछ व्यापारिक नाम है और उसके रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। जैसे कि भारी हाइड्रोजन का दोस्तों क्या होता है, टी फॉर्मूला होता है। शुष्क वर्ग क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जल गैस होता है CO+H2 जल गैस होता है। इथाइल अल्कोहल दोस्तों क्या होता है, C2H5OH होता है। मंड 66H10O5। ठीक है, फॉर्मेलिन दोस्तों हम बात करेंगे, फॉर्मूला होता है HCOH HCHO। ये क्या होता है, फॉर्मेलिन फॉर्मूला होता है। या CH2O, ये क्या होते हैं, फॉर्मेलिन का फॉर्मूला होता है। सिरका क्या होता है, CH3COOH है। या सिरका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए, कोठारी आयोग का संबंध किससे है दोस्तों, कोठारी आयोजन, इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो ये शिक्षा से हो जाएगा। कोठारी आयोग का संबंध, कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आधार आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया था। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोदा बेट्टा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेट्टा जो है पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो नीलगिरी हो जाएगी। कौन सी, नीलगिरी। दोदा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं। जिसका सर्वोच्च शिखर दोस्तों कौन सा है, दोदा बेट्टा है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर है। दोता बेट्टा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो कौन सा है, दोता बेट्टा। ठीक है, कौन सा है, दोता बेट्टा है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। क्वेश्चन पूछेगा कि अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना होगा नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की क्या यहाँ पे पहाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनामुडी 2695 मीटर है। यह पश्चिमी घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंचाई दोस्तों ऊंची चोटी कौन सी है, अनायमुडी है। ठीक है, और दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, अनायमुडी है। और दक्षिण भारत की दूसरी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो आपके पास दोदा बेट्टा हो जाएगा। वही बात करेगा दक्षिण दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है, पहली वाली, वो अनायमुडी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चिंतागरा चोटी है, 1690 मीटर है। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, 1350 मीटर है। और उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, कलसुबाई। कौन सा है, कलसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है कौन सा है, कलसुबाई है। और अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। जो माउंट आबू के पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे, माउंट आबू के पहाड़ी में स्थित है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा हैं, तो कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये भाषा है असमिया, बोडो, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू को शामिल किया गया है। मूल संविधान में 8वीं सूची में कितनी भाषाएं थी, देखिए जब मूल संविधान की हम बात करें तो 8वीं सूची में केवल 14 भाषाएं थी। ठीक है, किस किस प्रकार से 22 भाषा पहुंची है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कब जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन होता है कब? 1967 में हुआ है। इसी के तहत जो है सिंधी भाषा को उसमें जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कि नमक इसे बोल सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ना 1992 में जोड़ा गया था। कब? 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगर बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, इसको 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही उड़िया का नाम बदल करके 2011 में ओडिया कर दिया गया था। पहले था उड़िया, नाम चेंज करके ओडिया किया गया कब? 2011 में कर दिया गया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 जो है इसके लैंडर का नाम क्या होगा? विक्रम। ठीक है, देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। इसके रोवर का नाम क्या होगा? तो रोवर का नाम है प्रज्ञान। देखिए जो लैंडर है ना उसका नाम है विक्रम, और जो रोवर है उसका नाम क्या है? प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों रॉकेट, LVM-3M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 ईस्वी को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया था। ठीक है, और इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश जो है, किसके बाद? रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश कौन बन चुका है? भारत बन चुका था। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश का गौरव प्राप्त हुआ। देखिए चंद्रमा के ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा हो गया? भारत। ठीक है, तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश यहाँ पे हो चुका है। इसको आपको ध्यान रखना होगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अगला कह रहा है कि चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, इंपोर्टेंट दोस्तों, जो 23 अगस्त को जो है यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई है। अगला प्रश्न देखा है, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी कहाँ है? अमरावती प्रस्तावित थी उस वक्त, अब बन चुकी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती प्रस्तावित है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम को भी प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 ईस्वी को, कब? 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया किसको? तेलंगाना को किया गया था। कब? 2 जून 2014 ईस्वी को। हैदराबाद चूंकि तेलंगाना में स्थित है, इसलिए भविष्य में हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा। इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को प्रस्तावित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आपको पता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो 370 था उसको हटा करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख में इसे तोड़ दिया गया था। ठीक है, कब? 31 अक्टूबर 2019 को वो दिन था। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। शीतकालीन राजधानी कहाँ पे? जम्मू है। देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पे? श्रीनगर में स्थित है। और शीतकालीन जो राजधानी है वो कहाँ से? जम्मू में स्थित है। और लद्दाख की राजधानी कहाँ पे? लेह में स्थित है। अगर अगर एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्तों? जो एकल आवृत्ति वाली ध्वनि होती है इसे क्या बोलते हैं? टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोन के नाम से जानते हैं। ध्वनि की गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर, नोट कहते हैं, और यह सुनने में सुखद होती है। शोर, नॉइज करने प्रिय नहीं होता, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। देखिए किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल दोस्तों की जो होती है आवृत्ति पर निर्भर, फ्रीक्वेंसी निर्भर नहीं करती है। आपको इसे भी ध्यान रखना होगा, ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो दोस्तों जो साइटोकाइनिन है ये मानव हार्मोन नहीं है, जबकि ये पादप हार्मोन है। जबकि इंसुलिन, एस्ट्रोजन और कैल्सिटोनिन ये सभी क्या होते हैं? मानव हार्मोन होते हैं। साइटोकिनिन एक मानव हार्मोन नहीं है। साइटोकिनिन पादप हार्मोन है जिसका खोज मिलर ने किया था, मछली के शुक्राणु में किया था। साइटोकिनिन जो है ना पादप हार्मोन है जिसका खोज किसने किया था? मिलर ने किया था। किसमें? तो मछली के शुक्राणु में किया था। इसका नाम काइनेटिन रखा। बाद में स्कूग नामक एक वैज्ञानिक ने इसका नाम साइटोकाइनिन रख दिया था। साइटोकाइनिन रसायन का निर्माण पौधे के जड़ों में फल के भीतर होता है। यह रसायन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह क्लोरोफिल को जल्द नष्ट नहीं होने देता है। इस रसायन के प्रभाव से पेड़ की पत्तियां अधिक समय तक हरी भरी रहती है।
पौधे से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन देख लेते हैं दोस्तों। ऑक्सिन का हार्मोन है, यह रासायनिक रूप से मुख्य रूप से तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है तथा तथा पत्ती में वृद्धि कराता है। यह बीज रहित फल का उत्पादन में सहायक भी होता है। ऑक्सीन रासायनिक रूप से एल्डोल एसिटिक अम्ल IA एक है, जिसका प्रयोग पौधे पर इच्छानुसार वृद्धि के लिए करते हैं। तो पौधे में इच्छानुसार वृद्धि के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? हम लोग ऑक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीन के समान प्रमुख रासायनिक पदार्थ फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल 2,4-D इंडोलाइल ब्यूटाइलिक अम्ल है। इंडोलाइल प्रोपोयोनिक अम्ल आदि रसायन का प्रयोग खरपतवार नष्ट करने के हेतु करते हैं। अगला है जिबरेलिन्स। इसकी खोज सर्वप्रथम कवक में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जिबरेलिन की खोज जो है सबसे पहले किसमें हुआ था? तो जिबरेलिन की खोज सबसे पहले हुआ था कवक में। किसमें हुआ था? कवक में इसका खोज हुआ था। यह पौधे की लंबाई तथा मोटाई में वृद्धि करवाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा जो है ना पौधे की लंबाई और मोटाई में वृद्धि होती है दोस्तों? तो जिबरेलिन के द्वारा जब पौधे के लंबाई और मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। बीजों की सुसप्तावस्था को तोड़कर अंकुरन में मदद करता है, पतझड़ को रोकता है और सेब जैसे फसल को ठंड और पाला से बचाता है। कौन? जिबरेलिन्स। इसके इस्तेमाल से बड़े आकार का फल तथा फूल का उत्पादन किया जाता है तथा बीज रहित फल के उत्पादन में ऑक्सीजन की तरह ही सहायक होता है। एब्सिसिक एसिड की दोस्तों हम बात करेंगे तो यह एक प्रकार का वृद्धि रोधक पदार्थ है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन एक वृद्धि रोधक पदार्थ है? तो जो एब्सिसिक एसिड होता है ये क्या होते हैं? तो वृद्धि रोधक पदार्थ होते हैं जो पौधे में होने वाली वृद्धि को रोकता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन है। ये एब्सिसिक अम्ल जो होता है ना वृद्धि का संदमन करने वाले, क्वेश्चन पूछा गया था आपको दुर्गा एग्जाम में। एब्सिसिक अम्ल तो वृद्धि का संबंधन करने वाले क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। फ्लोरिजेंस की बात करें अगर, इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? तो फ्लोरिजेंस को दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। कैल्सीटोनिन की अगर हम बात करें तो यह हार्मोन रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डी से जोड़ता है, जिससे हड्डी क्या होती है? मजबूत होती है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग की संभावना रहती है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से क्या होता है? स्रावित होता है। एस्ट्रोजन की बात करें तो यह हार्मोन महिलाओं में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा? एस्ट्रोजन। इस हार्मोन का स्राव अंडाशय के ग्रेफियल फॉलिकल कोशिका द्वारा होता है। जो एस्ट्रोजन है ना इसका स्राव कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। अंडाशय के ग्रेफियल फॉलिकल कोशिका द्वारा होता है। यह हार्मोन महिलाओं के लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण रखता है। गर्भधारण करने के 4 सप्ताह बाद भ्रूण की गर्भाशय की कोशिकाओं के साथ जुड़कर जरायु का निर्माण करता है। जरायु प्लेसेंटा के द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? गर्भधारण के बाद से लेकर के पूरे गर्भावस्था 9 महीना 10 दिन तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरायु द्वारा ही स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। इलेक्शन की बात करेगा तो यह हार्मोन बच्चे के जन्म के ठीक पहले स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भनली तथा जरायु के मुख को ढीला करता है तथा बच्चा मां के गर्भाशय से आसानी से बाहर आ सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें अगर, यह हार्मोन के प्रभाव से जरायु गर्भाशय से टूटकर अलग होने लगता है, जिससे बच्चे के जन्म के समय दर्द उत्पन्न होता है, जिसे प्रसव वेदना लेबर पेन भी कहते हैं। ठीक है, अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किस में बृहत स्नानघर पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये मोहनजोदड़ो में क्या है? तो बृहत स्नानघर पाए जाते हैं। ठीक है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, मातृ देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि भी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ही पाए जाते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांच व मिट्टी की चूड़ियां, ठीक है, प्रतीकात्मक समाधियां आदि कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो कालीबंगा से क्या प्राप्त होते हैं? जुते हुए खेत कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं ये भी कालीबंगा से। कांच व मिट्टी की चूड़ियां कहाँ से? कालीबंगा से मिलती है। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, कब्रिस्तान R37, समाधान पेटिका आदि कहाँ से? हड़प्पा से पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो R37 है ये कहाँ से? आपके हड़प्पा से। कब्रिस्तान ये हड़प्पा से। शंख का बना बैल कहाँ से? हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहाँ से? हड़प्पा से। और स्वास्तिक एवं चक्र का साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? वो हड़प्पा से ही मिलता है। स्वास्तिक एवं चक्र का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। लोथल से मनका उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। तांबा का कुत्ता मिलता है और फारस की मुहर मिलती है कहाँ से? लोथल से। फारस की मुहर कहाँ से मिलती है? लोथल से मिलती है।
तांबे का कुत्ता कहाँ से? लोथल से मिलता है। मनका कहाँ से मिलता है? वो लोथल से। बनगा कहाँ से? लोथल से। धान की भूसी भी कहाँ से मिलती है? लोथल से मिलती है। ठीक है, ये सभी कहाँ से मिलते हैं? लोथल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कह रहा है कि कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो जो कनिष्क है उसको हराने वाला चीनी जनरल का नाम क्या था? उसका नाम था पान चाओ। क्या था? पान चाओ जो था वो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल का नाम था पान चाओ। कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजय हो गई थी। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग मार्च 1957 से शक संवत जो कैलेंडर हमारा है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर ही आधारित है। कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पेशावर। फिरोजपुर एवं दूसरी कहाँ थी? मथुरा थी। तो कनिष्क की जो प्रथम राजधानी दोस्तों कहाँ पे थी? वो थी कहाँ पे? पेशावर में। ठीक है, जो फिरोजपुर बोलते हैं। और इसकी दूसरी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? मथुरा में थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कनिष्क के कश्मीर जीत कर वहां पे कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से दोस्तों? तो कुश्ती से हो जाएंगे बजरंग पुनिया। साथ ही पीवी सिंधु बैडमिंटन से हो जाएंगी। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से। हिमा दास धावक से। साइना नेहवाल बैडमिंटन से। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से। रवि कुमार दहिया कुश्ती से। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस से। मनु भाकर निशानेबाजी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मीराबाई चानू भारत से संबंधित है। राज्यसभा के कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? राज्यसभा जो दोस्तों जो धन विधेयक होती है उसको केवल जो है वो 14 दिनों तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। राज्यसभा 14 दिन के तक धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। प्रथम बार केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकती है और न ही संशोधित कर सकती है, वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है, जिसको मानने या न मानने का लोकसभा क्या है? स्वतंत्र है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक की अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन के अवधि बीत जाने पर यह स्वतः मान लिया जाता है कि धन विधेयक को जिस रूप से लोकसभा में पास किया गया उसी रूप से राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों क्या होंगे? खेत जो है ना यहाँ पे खेत, ये क्या हो जाएंगे? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हो जाएंगे। खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द गढ़ा था। क्वेश्चन पूछेगा जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है इसको किसने गढ़ा था? आर्थर टेंसले द्वारा इस शब्द को गढ़ा गया था। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र एक क्या है ना, खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पर्यावरण का संचयन, इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होते रहता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक के बीच अंतर क्रिया होती है। यह प्रकृति में स्वाभाविक रूप से घटित होती है और इसके कामकाज के लिए किसी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है यहाँ पे देख लीजिए, यह जैविक और अजैविक घटकों वाला एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखे हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कौन सा? कृत्रिम। प्राकृतिक में कौन से होते हैं? स्थलीय और जलीय होते हैं। स्थलीय में क्या आते हैं? वन, घास के मैदान और मरुस्थलीय आदि, ये सभी किसमें आते हैं? स्थलीय में आते हैं। जबकि अलवणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जलीय में आएंगे, सागरीय जल में आएंगे और संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र जाएंगे वो जिसमें आएंगे जलीय में आएंगे। देखिए आप कृत्रिम दोस्तों बात करें, चिड़ियाघर हो गया, एक्वेरियम हो गया, खेत हो गया और पोल्ट्री फार्म, ये सभी क्या हो जिसमें मुर्गी पालन होता है ना पोल्ट्री फार्म में, ये सभी क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जो हमारे पास है यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी क्या हो गए? कृत्रिम हो गए। तो देखिए यहाँ पे तालाब तो क्या है? तालाब या फिर क्या है? प्राकृतिक हो जाएंगे। झील क्या? प्राकृतिक हो जाएंगे। नदी क्या? प्राकृतिक हो जाएंगे। महासागर प्राकृतिक हो जाएंगे। और ये एस्चुरीज लेगुन क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो संक्रमणकालीन हो जाएंगे, जबकि ये प्राकृतिक के ही अंतर्गत आएंगे। नोट कह रहा है कि सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ब्रेट लैंड थे। कौन थे? ब्रेट लैंड थे सतत विकास या अस्थायी विकास के अवधारणा के प्रतिपादक। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। किसने? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। यूजीन ओडेम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे अध्ययन है। जीव संख्या का पिरामिड सीधे, देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है,
कहेगा कि जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, सीधे होता है, सीधे उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो जीव संख्या के पिरामिड होते हैं वो सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वन एवं घास स्थल के जीव भार का पिरामिड सीधा बनेगा। देखिए वन हो गया और घास हो गया, जो स्थल होते हैं इसके जो पिरामिड होते हैं वो क्या होगा, सीधा बनेगा। जबकि तालाब के पास के तंत्र का जीव भार क्या होगा, उल्टा बनेगा। देखिए वन और घास सीधा, वन और घास सीधा, ठीक है। जबकि तालाब में देखते हैं तो वो उल्टा यहाँ पे पिरामिड बनाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, संचित ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सदैव सीधा होता है। संचित सौ से क्या होगा, सीधा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्या कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। जो तूतीकोरिन बंदरगाह हमारे पास है दोस्तों, की तमिलनाडु राज्य में हो जाए। कहाँ पे, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में हो जाएंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है, वी ओ चिदम्बरम पोर्ट। क्या नाम है, वी ओ चिदम्बरम पोर्ट है। यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक एवं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। देखिए कुछ इंपोर्टेंट बंदरगाह देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि कांडला पोर्ट जो है, जिसका नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय। ये कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी, गुजरात में पाया जाता है, देखने को मिलता है। कोलकाता बंदरगाह, इसका नया नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये कहाँ पे है, हुगली हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में है। कोचीन बंदरगाह ये कहाँ पे, वेम्बनाड कयान मुहाने पर केरल में स्थित है। कोचीन कहाँ पे, केरल में। न्यू मंगलोर कहाँ पे, मंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, मुंबई। ये कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू या नहावा सेवा बंदरगाह दोस्तों कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पे है, जुआई नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पे, गोवा में। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे गहरा कौन सा है, विशाखापत्तनम है, जो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ हुआ था, नागपुर में आयोजित किया गया था, महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र में। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव किसे बनाया गया था, एच वी कामत को महासचिव बनाया गया था। एच वी कामत को महासचिव बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना किया था, तो आपको तो बताना होगा दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में, कहाँ पे, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया था। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि आजाद हिंद फौज की जो है, इसकी पहली डिवीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कब की गई थी, तो 1 सितंबर 1942 को की गई थी। कब, 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की पहले डिवीजन की क्या की थी, स्थापना किया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना किया था। कहाँ पे, सिंगापुर में। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि उत्प्रेरक का काम क्या होता है, तो उत्प्रेरक का काम होता है दोस्तों, इसका काम होता है आपके पास अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना या अभिक्रिया के दर को घटा देना, ठीक है। उत्प्रेरक काम क्या होता है, अभिक्रिया दर को बढ़ाना या घटाना, एक कैटलिस्ट का काम होता है। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादकों की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, वह पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु अभिक्रिया की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। वो कौन सा, उत्प्रेरक हो गया। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे बोलते हैं धनात्मक, और जो घटाता है उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। जो अभिकारक
ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट है। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारकों को छोटे टुकड़ों में बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर क्या होती है, तीव्र हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? दोस्तों साइमन कमीशन जो है इसका विरोध हुआ था, क्यों? क्योंकि इसके एक भी भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की दिशा में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। इस सब कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बर्केनहेड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बर्केनहेड के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे। कितने? इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसलिए भारतीय द्वारा श्वेत कमीशन का कैसे बहिष्कार किया गया था? यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का क्या किया था? विरोध नहीं किया था। देखिए मुस्लिम लीग ने विरोध नहीं किया था, जस्टिस पार्टी भी नहीं किया था, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन भी नहीं किया था और केंद्रीय सिख संघ ने भी इसका विरोध नहीं किया था। आपको ध्यान रखना होगा। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय ने के नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया गया था। मुंबई में कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और पंजाब में कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। साइमन कमीशन के विरोध में के दौरान हुए लाठीचार्ज से चोटिल होने के कारण पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की निधन 17 नवंबर 1928 को हो गया था। लाला लाजपत राय को चोटिल करने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या 13 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु व चंद्रशेखर आजाद द्वारा कर दिया गया था। हालांकि कि 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? 1946 में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था इसके जो नायक कौन थे? वो एम एस खां थे। कौन थे? एम एस खां थे। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके पास एम एस खां थे। कौन थे? एम एस खां थे। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 1946 को हुई थी, जब बॉम्बे में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन एम एस खां के नेतृत्व में किया था। ठीक है। इन सैनिकों ने BC दत्त की रिहाई की मांग की थी, जिन्हें जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सरदार पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना की सलाह पर नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। किसके? सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर नौसैनिकों ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इन नौसैनिक विद्रोह के इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए थे। फरवरी 1948 में INA अधिकारी राशिद अली को सजा दी गई थी। किसको? राशिद अली को सजा इसमें दी गई थी। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि धात्विक खनिज के उदाहरण कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? तो जो हमारे पास है सोना, चांदी और लोहा, ये क्या है आपके पास? धात्विक खनिज के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो धातु उदाहरण कौन से हो गया? सोना हो गया, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लेटिनम, पोटेशियम। पोटेशियम दोस्तों क्या? पोटेशियम धातु है। बेरिलियम धातु है, बेरियम धातु है, जिंक, कैल्शियम, निकेल, मैग्नीज, पारा भी धातु है। मोलिब्डेनम ये भी क्या दोस्तों आपके पास? धातु ही है। यूरेनियम भी क्या है? धातु है। और लिथियम क्या है? धातु है। बिस्मथ ये सभी क्या होता है आपके पास? धातु के उदाहरण है। धातु के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? धातु की चमक होती है। शुद्ध रूप से धातु में क्या होती है? चमकदार होती है, अर्थात वर्धनीयता। धातु को पीट कर पतले पत्थर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और इस गुण को क्या बोलते हैं? अर्थात वर्धनीयता कहते हैं। कठोरता, बस धातु समानता क्या होती है? कठोर होती है। कुछ क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि क्या होते हैं? मुलायम होती है। तन्यता, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है। सॉरी। उष्मा चालकता, धातु में उष्मा क्या होती है? यहाँ पे चालक होती है। विद्युत चालकता, संभवतः धातु क्या होती है? विद्युत के भी चालक होते हैं। धातु रासायनिक गुण, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्साइड क्या होती है? धातु ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर छाया प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता, सबसे अधिक सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर, उसके बाद अर्जेंटिनम और उसके बाद चांदी, उसके बाद क्या? लोहा। सॉरी, एयू मतलब सोना।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, आप देख लीजिएगा। अम्ल में क्या होता है, सोडियम सबसे अधिक है, और जल में क्या सबसे अधिक सोडियम है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कॉमन है यहाँ पे एल्युमिनियम, यहाँ पे जिंक हो जाएगा। धातु है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, जेनॉन, हीलियम, रेडॉन, इसमें क्या होते हैं, अधातु के उदाहरण है। एकमात्र द्रव अधातु कौन सा है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान रखिएगा। बेलाटिला किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो बेलाटिला जो है ना आपके पास लो एस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लो एस के लिए प्रसिद्ध। बेलाटिला लो एस के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लो एस के दो प्रमुख प्रकार हेमेटाइट और क्या है, मैग्नेटाइट है, ठीक है। लो एस के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उड़ीसा में लो एस का सुंदरगढ़, मयूरभंज, छार पहाड़ी श्रृंखलाओं में क्या होता है, यहाँ पे पाया जाता है। अगला सवाल है कि गुरु महिसानी, सुलायपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरुबुरु, कुंदुझाड़ तथा बुनाई सुंदरगढ़ लो एस का खनन क्षेत्र है। बेलाचिला छत्तीसगढ़ में, जो बेलाचिला है कहाँ पे है आपके पास, छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेलाचिला एक पर्वत श्रृंखला है जो बैल के डील कुबर की तरह दिखती है। दिल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश के लो एस की महत्वपूर्ण खदानें हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लो एस के क्या है, प्रमुख खान है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वनस्पति के उदाहरण कौन से हो जाएंगे, तो महोगनी और रोजपुर चाहिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय आपके पास सदाबहार वनस्पति यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदाबहार वनस्पति में कौन कौन सा आएगा, सिंकोना आ जाएगा, महोगनी, रोजपुर, आर्किड, फर्न, आबनिस, बांस, तार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण है, ठीक है। और उसने पर्णपाती की दोस्तों बात करें अगर, तो साल पर्णपाती हो गया, सागवान पर्णपाती, शीशम पर्णपाती, बेंत चंदन पर्णपाती, आंवला इसमें क्या होते हैं आपके पास, पर्णपाती होते हैं। नोट, बबूल हो गया, नागफनी हो गया, खजूर हो गया, खेजड़ी हो गया, ये सभी क्या होते हैं, शुष्क कंटीली वनस्पति के उदाहरण है। नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है, नौका दौड़ कहाँ का है दोस्तों, केरल का यहाँ पे प्रसिद्ध खेल यहाँ पे हो जाएंगे। केरल में नौका दौड़ का सिलसिला चंपकुलम वल्लमकली अथवा नौका दौड़ के साथ आरंभ होता है। यह राज्य की सबसे लोकप्रिय नौका दौड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इस नौका दौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए केरल के अलपुझा जिले में पुनप्पर मैकवाटर में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, नौका दौड़ संबंधित है। केरल के बैकवाटर्स का सबसे बड़ा उत्सव है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओणम कहाँ पे है, केरल में पाया जाता है। ये त्योहार है मनाया जाता है कहाँ पे, केरल में। तमिलनाडु में जून जुलाई में पूर्ण चंद्र को उंचल पर्व मनाया जाता है। कौन सा उंचल पर्व मनाते हैं जून जुलाई को। उगादी उत्सव नववर्ष के रूप में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों द्वारा मनाया जाता है उगादी उत्सव, ठीक है। चलिए जैसा कि नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, दोस्तों कहाँ पे, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। परमाणु रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुसंधान रिएक्टर, एक होता है ऊर्जा रिएक्टर। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा, क्या नाम उसका, अप्सरा है, का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के BARC ट्रॉम्बे द्वारा किया गया था। अप्सरा दोस्तों है ना, अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया, ठीक है। भारत में 7 परमाणु संयंत्रों में से 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तारापुर जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे, राजस्थान में है। और कुर्रनकुलम कहाँ पे, तमिलनाडु में। कैगा कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। काकरापारा कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। कलपक्कम कहाँ पे, तमिलनाडु में। और नोरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। इसको आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो अनिमेष लोचन चैत्य है ये कहाँ पे दोस्तों, यह बोधगया में है। अनिमेष लोचन चैत्य बोधगया में स्थित है। वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताया था, ठीक है। अनिमेष लोचन चैत्य महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थानों में से एक है। अनिमेष लोचन चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है खुली आंखें, क्या होता है, खुली आंखें होता है। इसे ज्वेल वॉक या विचरण पथ भी कहते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हरसाई बौद्ध स्तूप है ये कहाँ पे, हरसाई बौद्ध स्तूप आपके बेगूसराय में है, कहाँ पे, बेगूसराय राज्य में स्थित है।
विश्व शांति स्तूप कहाँ पे? राजगीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? विश्व शांति स्तूप दोस्तों कहाँ पे आपके पास? तो राजगीर में स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे? चेन्नई में हुआ था। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई थी। 1904 ईस्वी में भारत ने पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया था। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 ईस्वी में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में हुई थी। कहाँ पे? इंडियन सीमेंट सीमेंट कंपनी के रूप में कहाँ हुई थी? इंडियन सीमेंट कंपनी यानी कि आईसीसी। सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ एस्पिडन ने चीका और मिट्टी को जलाकर किया था। चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, सिलिका की आवश्यकता सीमेंट उत्पादन में क्या होती है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख स्थान कौन से हैं? सवाई माधोपुर राजस्थान में है, सिरोही राजस्थान में है, ब्यावर, मोरक और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, नागौर कहाँ पे? राजस्थान में है। सॉरी। मध्य प्रदेश में कहाँ-कहाँ पे? सतना में है, कटनी में, कटनी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है और कैमूर मध्य प्रदेश में है, रतलाम ये भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, बानमोर मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ दोस्तों यहाँ पे क्या-क्या हो जाएंगे? तो जामुल, अकालतारा, भाटापारा ये सभी क्या है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुजरात में कौन-कौन है? द्वारका, पोरबंदर ये सभी कहाँ है? रानाबाब और भावनगर। इसमें क्या होता है? उत्पादन होता है किसका? सीमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गारो खासी जयंतिया एक भाग है किसका दोस्तों? ये भाग है किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। कहाँ पे? मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक नियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिरी पहाड़ी, दक्षिण में काठमांडू पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यह कई पठारों से मिलकर बना होता है। उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल गारो गैप अथवा माहला गैप के रूप में अलग हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि गारो खासी जयंता इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों का नाम है। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? दोस्तों कौन सा? क्या इंटरनेट साथी प्रोग्राम किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास ये सवाल है किसका? करंट अफेयर्स का। तो आपके पास यहाँ से अब से शुरू हो गए कौन से? मैथ्स के प्रश्न हैं। तो इसे आप लोग यहाँ पे आपको हम दे देंगे पीडीएफ टेलीग्राम पे, वहां से आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपसे हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं, आप इसे धीरे-धीरे से आप ऐसे देख भी सकते हैं। ये एक सवाल है, क्रम में सजाइए। अहमदाबाद अनोरकाबाद 1919 में हुआ था ना? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था ना? ठीक है, खेरा दोस्तों कब हुआ था? तो खेरा दोस्तों कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इसको आप सजाएंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे? सवाल ही सवाल है, मैथ्स का ही सवाल है, मैथ्स का सवाल है। ठीक है, ये भी मैथ्स का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, इसलिए क्योंकि ये पेपर है ना मेंस का पेपर है, इसलिए इसमें इतना जो है ना सवाल दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भी मैथ्स का सवाल है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न शुरू होते हैं फिर से। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के लिए जो दोस्तों कि 30 साल होने चाहिए। जैसे राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए ना, उसी तरह से जो विधान परिषद है इसके लिए भी कितनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जो विधान परिषद होता है ना, वो राज्य विधानमंडल का क्या होता है? उच्च सदन होता है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। ठीक है, और विधानसभा का सदस्य बनने हेतु क्या होती है? 25 वर्ष होती है। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होती है। इसके पंचायत चुनाव लड़ने हेतु कितना दोस्तों? 21 वर्ष होता है। कितना? 21 वर्ष होता है। राज्यपाल के लिए, उपराज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए कितना? 35 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्य हेतु 25 वर्ष और राज्यसभा हेतु कितने? तो 30 वर्ष होती है। आप तो ध्यान रखिएगा। बृहद ट्रंक रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड इनमें से किससे संबंधित है? ये तो सड़क परिवहन संबंधित है। इसका निर्माण किसने किया था? उदयन ने बनाया था। तो एक एक मिनट
बृहद ट्रैंक मार्ग सड़क परिवहन से संबंधित है। बृहद ट्रैंक मार्ग का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने करवाया था इसका निर्माण। और कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया। क्वेश्चन पूछेगा कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसका मरम्मत किसने करवाया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसका मरम्मत करवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इस मार्ग को सड़क आजम के नाम से भी जानते हैं और शेरशाह सूरी पथ भी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, तो आपके पास स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में कितने सदस्य देश हैं, 194 सदस्य देश हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला है कि एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपके पास 1966 में इसका स्थापना होती है और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। उसके बाद आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ इस आसियान, इसकी स्थापना 1967 में होती है और कहाँ पे स्थित है, जकार्ता इंडोनेशिया में। आगे हमारे पास नाटो, इसकी स्थापना कभी 1949 में होती है और ब्रुसेल्स कहाँ पे, बेल्जियम में है। सार्क जो है, सार्क इसकी स्थापना 1985 में होती है और काठमांडू नेपाल का हेडक्वार्टर है। WTO की स्थापना कब होता है, 1995 में होता है और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। आधुनिक राष्ट्रमंडल के यानी कॉमनवेल्थ का स्थापना 1949 में होता है और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, जब भी ताप बढ़ाएंगे दोस्तों तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी इसकी, तो घट जाएगी। किसी भी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल क्या है यहाँ पे कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। दोस्तों ओडोमीटर जो है ना, ये क्या होती है, दूरी को मापने वाली इकाई होती है। देखिए ऑडियो फोन की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग लोग सुनने में करते हैं। बैरोमीटर उपकरण वायु दाब को मापने के लिए करते हैं। अमीटर का इस्तेमाल किसमें करते हैं हम लोग, विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता को मापने के लिए। ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। फेथोमीटर समुद्र की गहराई को मापने के लिए। रेन गेज या वर्षा मापने के लिए काम आता है। एक्टिनोमीटर इसकी सहायता से सूर्य की किरणें की तीव्रता को काम में करते हैं। बल एक क्या है, सदिश राशि है दोस्तों और उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट ने के सम्मान में रखा गया है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है ना, ये दोस्तों कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी क्या होती है, मिल जाती है। देखिए अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। जो अलकनंदा और पिंडार है इसका संगम क्या कहलाता है, तो कर्णप्रयाग कहलाएगा। और अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम दोस्तों विष्णुप्रयाग कहलाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी यानी कालीगंगा का संगम रुद्रप्रयाग कहलाएगा और अलकनंदा और नंदाकिनी ये नंदप्रयाग कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने आप सभी के लिए जो हमारे पास था 62 से लेकर 77 तक जो पेज नंबर थे उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।